रिक्वेस्ट करूंगा श्री अनुराग सचान साहब से कि आएँ और यहाँ बैठे लोगों को, श्रोता को गाइड करें। जो नए बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं, बिजनेसमैन बनने का प्लान कर रहे हैं। अनुराग सचान साहब दिल्ली में 2012 से हैं। 2012 में आपने दिल्ली में डीआरएम ज्वाइन किया। उसके बाद जब आप जीएम इम्पैनल हुए तो जीएम ज्वाइन नहीं करके आपने जीएम इक्विवेलेंट पोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आपने एमडी ज्वाइन किया। और वो कितना प्रेस्टिजियस पोस्ट होता है, शायद इस मंच से बोलना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं इसको अंदर ही रखता हूँ कि आपके पैरेलल बहुत ही दमदार दमदार कैंडिडेट को रोक के पीएमओ ने आपको एमडी बनाया था। इससे पता चलता है कि आपका वर्क स्टाइल क्या रहा है, आपका काम करने का तरीका क्या रहा है। और मैं तो आपसे पीछे 10-12 साल से कनेक्टेड हूँ। अनुराग सचान साहब प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। मेरे से पहले प्रवक्ता मिस्टर विवेक ने बहुत डिटेल में कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया है, तो मैं थोड़ा सा उसको रिपीट ना हो वो चीज़ें थोड़ा सा जनरलाइज करके बोलूँगा। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय रेल, जब तक मैं रेलवे सर्विसेज में नहीं आया था तब तक भारतीय रेल से जो कनेक्शन था वो सिर्फ एक होता है जब आप प्लेटफॉर्म जाते हैं ट्रेन के लिए, वहाँ पे एक टिकट कलेक्टर काले कोट वाला मिलता है। आप सिर्फ उसको रेल समझते हैं कि आपके और रेल के बीच में जो एक कांटेक्ट है वो दैट काला कोट वाला, अगर उसकी कृपा हो गई तो आपको सीट मिल जाती है। दैट काइंड ऑफ थिंग आई ऑल्सो हैड इन माई माइंड कि रेलवे उतना ही है। बट भारतीय रेलवे के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। मैंने देखा कि इसमें ऑडियंस में बहुत मिक्स टाइप के ऑडियंस है। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, बड़े यंग लोग हैं, कुछ सीनियर लोग भी हैं। तो बट मैं भारतीय रेल के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा बैकग्राउंड में, कि जैसा कि आप सबको पता है कि 1853 में ब्रिटिशर्स ने रेलवे की शुरुआत करी थी, जब मुंबई से करनाक बंदर तक एक 53 किलोमीटर रेल चलाई गई थी 1853 में। और आज हमारा जो नेटवर्क है रेलवे का करीब करीब 1 लाख किलोमीटर का है, पूरे देश को ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ जोड़ता है। ब्रिटिशर्स ने जब इसकी स्थापना की थी रेलवे की, उनके दिमाग में तो बेसिकली ये था कि वो अपना साम्राज्य, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसको स्ट्रॉन्ग करें और हमेशा के लिए एक परमानेंट कॉलोनी बना लें। बट समहाउ वो भूल गए कि भारतीय रेल ने एक बहुत बड़ा काम किया यूनिफिकेशन का, इंडिया का पूरा। अगर आपको याद हो कि 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तो ही यूज्ड टू ट्रेवल इन इंडियन रेलवे, और शायद उसी की वजह से वो पूरा भारत देश को कवर कर पाए, और उसकी वजह से ही शायद वो लहर, जो आज़ादी की लहर थी, वो फैल पाई। तो एक तरफ तो ब्रिटिशर्स ने अपने साम्राज्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारतीय रेल को बनाया था, और दूसरी तरफ जो आज़ादी की लड़ाई में इसने बहुत बड़ा एक सहयोग दिया। तो हम लोगों को गर्व है, मैं, विवेक और जितने भी यहाँ पे तेज रेलवे ऑफिसर्स हैं, दैट वी आर ए पार्ट ऑफ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक भारतीय रेल के साइज का सवाल है, इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेट लोडिंग। जो माल भाड़ा जो लोड होता है इधर से उधर जाता है, सो वी आर एट द फोर्थ नंबर। अमेरिका, चाइना एंड रशिया, ये तीन हमसे ऊपर हैं, एंड वी आर ऑन द फोर्थ। बट अगर नंबर ऑफ पीपल जो ट्रैवल करते हैं उसको देखें, अगर 22 करोड़ लोग रोज यात्रा करते हैं रेलवे में, सो वी आर एट नंबर 1। नो बडी कैन बीट भारतीय रेल फॉर दैट। सो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं यहाँ पे जो यंगस्टर्स यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। और जब हम लोग यंग थे, स्कूल में थे, कभी सोचा नहीं था कि रेलवे में ज्वाइन करेंगे। धीरे 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 आप पढ़ते हैं। जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, कॉलेज में जाके पता चला कि कोई एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसमें कि
आप डायरेक्टली रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं. So we tried for that and finally joined railways in 1983. Or 37 years worked in railways and got a lot of experience, very rich experience. And I again tell the youngsters कि it's a beautiful organization. इनफैक्ट एक चीज़ और बताना चाहूँगा यंगस्टर्स को कि एक बड़ौदा में एक यूनिवर्सिटी भी बनी है जो रेलवे इंजीनियरिंग, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग किसी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बहुत कम पढ़ाया जाता है. अगर सिविल इंजीनियरिंग देखें इवन यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में तो शायद एक छोटा सा चैप्टर होता है रेलवे का, बहुत छोटा सा, उसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है. तो एक पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है बड़ौदा में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी एंड इट इज़ वर्थ कंसिडरिंग फॉर द यंगस्टर्स. इसके अलावा मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करूंगा बिकॉज विवेक हैज़ ही हैज़ कवर्ड बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स. मैं भी सिविल इंजीनियरिंग हूँ, तो जैसे सिविल इंजीनियर होते हैं तो आपका हमेशा दिमाग सिविल इंजीनियर वर्क की तरफ जाता है. सिविल इंजीनियर वर्क क्या होते हैं? अर्थ वर्क होते हैं, ब्रिजेस होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं. बट रेलवे चूंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कमर्शियल है और ट्रैफिक है, एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. सो इट्स अ ह्यूज ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन. 1 लाख करोड़ का करीब करीब बजट होता है हर साल का, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन यूनिट्स में जाता है. और जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है तो बहुत सारी फील्ड हैं. कुछ लाख रुपए से लेके 30,000 करोड़ तक आज तक का जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक हाई स्पीड प्रोजेक्ट है बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई, उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट है 30,000 करोड़ का जो एल को दिया गया पिछले साल. सो कुछ लाख रुपए से लेके हज़ारों करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट रेलवे में दिए जाते हैं. और चूंकि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि रूल्स रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो हों, क्योंकि ये पैसा एक्सचेकर होता है, जनता का होता है. सो उसको ठीक तरह से यूज़ किया जाए. ऑडिट होता है, विजिलेंस होता है, तो बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं. तो बट इट्स डेफिनेटली अ वेरी वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद. मैं थोड़ा सा कुछ कवर करूँगा. हाँ, मैं डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा था. तो कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम इस तरह के काम होते हैं. उसमें जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें काम होते हैं. इसके अलावा एक बहुत बड़ा सेक्टर क्रिएट हो गया है रेलवे में, वो है सर्विसेज का. अब सर्विसेज की अगर बात करें तो राइट फ्रॉम हाउस कीपिंग मतलब जो आजकल भारत स्वच्छ अभियान जो चल रहा है उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें कि मेरा ख्याल है करीब 10-12 हज़ार स्टेशन होंगे भारतीय रेल में. तो हर एक स्टेशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी साफ़ सफाई रखने का, उसका मेंटेनेंस करने का. तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. दूसरे सिक्योरिटी मैन सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट होता है. देन बहुत सारे पीएसयू हैं, जैसे विवेक इज़ फ्रॉम आरबीएनएल एंड देर आर सो मेनी अदर पीएसयू लाइक इरकॉन, राइट्स, डीएफसीसीआईएल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसका मैं एमडी था. उसमें अब चूंकि इतने सारे एम्प्लॉई तो हम लोग नहीं लगा सकते हैं, तो हम लोग बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बाहर सिर्फ मैन सप्लाई का. सो देर आर लॉट ऑफ एजेंसीज जो कि सिर्फ सप्लाई ऑफ मैन पावर करती हैं. दे जस्ट मैनेज द मैन पावर एंड डू इट. क्योंकि हम लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं है, इसलिए शायद हम लोग कभी वेंचर को करने की कोशिश नहीं करते हैं उस फील्ड में. बट दैट दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फील्ड. बात करें तो व्हीकल हायरिंग, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ही अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसमें व्हीकल हायरिंग का इट्स वाज सच अ बिग एरिया कि आई थिंक मंथली बिल मस्ट बी अबाउट मे बी 5-6 करोर्स for the vehicle, because it was a big project going on with so many states. 7-8 स्टेट में काम चल रहा था, तो उसमें गाड़ियां हायर होती हैं. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि देयर इज नो डर्थ. जो एक साइट बताई हुई है वो साइट में सारे के सारे ये कॉन्ट्रैक्ट उसमें अपलोड होते रहते हैं, वेदर इट इज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वेदर इट इज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, टेलीकॉम के होते हैं, तो वो होते हैं. इसके अलावा एक चूंकि हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है, 1 लाख किलोमीटर का ट्रैक है, इलेक्ट्रिकल वायर है, सिग्नलिंग सिस्टम है, स्टेशन बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी कॉलोनीज़ हैं, तो जोनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जोनल कॉन्ट्रैक्ट
इस तरह के होते हैं कि जो हमारा एक शेड्यूल ऑफ रेट होता है, जिसमें कि हर एक जैसे CPWD का शेड्यूल ऑफ रेट होता है, उसमें सारे आइटम लिस्टेड होते हैं डिफरेंट चैप्टर्स में। अर्थवर्क है, ब्रिजेस है, कंक्रीट है। तो एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट साल भर का दे दिया जाता है, सपोज 5-7 करोड़ का, 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उसमें फिर छोटे छोटे वर्क ऑर्डर इशू होते हैं 8 लाख रुपए तक के, जिसमें कि एक स्टेशन बिल्डिंग को ठीक करना है, या किसी कॉलोनी को ठीक करना है, या किसी ड्रेनेज को ठीक करना है। तो उस तरह के इसको जोनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसमें भी अगर कोई इंटरेस्टेड है इस तरह के कामों में, तो ये भी बड़े इंटरेस्टिंग काम होते हैं। और मतलब यस, दिस इज अ फैक्ट दैट कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, समहाउ या तो इग्नोरेंस है, या समहाउ हिम्मत नहीं करते हैं। मेरा ख्याल है बेसिकली इट इज़ नॉलेज, कि कभी इस तरह की चीज़ें आपसे शेयर नहीं की गई, आपको पता नहीं था, तो उस फील्ड में कभी जा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है दिस सेशन हैज़ बीन अरेंज फॉर दैट पर्पस, कि हम लोग इंटरेक्ट कर सकें, और हम लोग हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमारे कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। कभी किसी को भी ज़रूरत हो किसी और डिटेल करने की, तो दैट वी कैन बी कॉन्टेक्टेड 24/7। सो मैं आगे चलता हूँ इसमें। नेक्स्ट स्लाइड ले लें। Now these are just example of type of works in railways. Like बहुत तरह के प्रोजेक्ट होते हैं हम लोग, न्यू लाइन, डबलिंग। नई लाइन मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक नई लाइन बनाना है, या एक सिंगल लाइन है उसको डबल लाइन करना है, या गेज कन्वर्जन, छोटी लाइन को बड़ी बड़ी लाइन करना। अब तो बहुत सारी हो चुकी हैं, बट स्टिल ट्रैक लिंकिंग एक अपने आप में बहुत लेबर इंटेंसिव काम होता है। और जोनल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो मैं आपको बोल रहा था। इसके अलावा जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें विवेक हैज़ ऑलरेडी कवर्ड इट, सो आई नॉट basically the works are earthwork, bridges, concreting, building works, etc., etc. Next slide. Now I will not cover this because it has already been covered. There are मतलब रेलवे चूंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो रूल्स रेगुलेशंस बड़े ही सारे डिफाइंड हैं, उसको जरा भी बाईपास नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बाहर से अगर सोचें कि कुछ शॉर्टकट में काम हो जाएगा, या कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है तो वो काम करा लेगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे वॉचडॉग हैं उसके ऊपर देखने के लिए कि सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। सो आई विल नॉट रिपीट दिस विल बी अ रिपीटिशन। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आई थिंक रिपीटिशन है। अर्नेस्ट मनी के बारे में विवेक हैज ऑलरेडी कवर्ड, सो आई विल नॉट कवर इट। नेक्स्ट। दिस इज अगेन परफॉर्मेंस गारंटी। इट्स ए नॉर्मल थिंग इन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होता है, सो दिस आल्सो आई विल नॉट कवर इट। नेक्स्ट। फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्ट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें ये होता है कि आप कैसे क्वालिफाई करते हैं। अगर रेलवे का कोई 10 करोड़ का काम निकला है, तो आप कैसे मानेंगे कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसका एक फिक्स है कि आपका 150% उसका वैल्यू का, जैसे 10 करोड़ का काम है तो 15 करोड़ का काम आपने किया होना चाहिए पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल में। दिस जस्ट बहुत मोटा मोटा है, फिर इसके बाद में और एंट्री केसेस है, बट मोटा मोटा ये है कि पिछले 3 सालों में अगर 10 करोड़ का काम आप लेना चाहते हैं, तो पिछले 3 सालों में आपने 15 करोड़ का काम किया हो। सो मेक इट वेरी सिंपल। तो ये एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया है। नेक्स्ट। टेक्निकल क्राइटेरिया भी ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो उसमें बहुत सिंपल तरीके से मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर आपको 10 करोड़ का काम लेना है, एक तो फाइनेंशियल क्राइटेरिया हो गया कि पिछले 3 साल में आपने 10 करोड़ के काम में 15 करोड़ का काम किया हो, और ये टेक्निकल क्राइटेरिया कि आपने उस टाइप का वर्क किया हो, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, जैसे ब्रिज का ब्रिज, अर्थवर्क का अर्थवर्क, बिल्डिंग का बिल्डिंग। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि अगर आपको एक 10 करोड़ का काम लेना है, तो 3 क्राइटेरिया है कि या तो आपने 3 सेम टाइप के वर्क 3-3 करोड़ के किए हों। 10 करोड़ का काम लेना है, 3 वर्क 3-3 करोड़ के किए हों, 2 वर्क 4-4 करोड़ के किए हों, सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, या एक वर्क 6 करोड़ का किया हो। ये बड़े तरीके से बनाए गए हैं इस तरह के। अगर इसको फॉलो होता है, अगर इसको फॉलो मतलब इसको नहीं अगर मीट करते हैं क्राइटेरिया को, तो कॉन्ट्रैक्ट जस्ट के नॉट बी गिवन। सो दीज आर द क्राइटेरिया, सो आई जस्ट स्किप इट। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विवेक ने बोली थी, मैं सबको दोबारा बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग शुरुआत कर रहे हैं अपने बिजनेस की, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि
50 लाख तक का, विवेक 50 लाख है ना, या अप टू 50 लाख का काम में किसी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं लगता है, कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं और कोई भी टेक्निकल क्राइटेरिया नहीं। अगर 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपको कहीं साइट पे नज़र आता है तो आप सिंपली उसको कोट कर सकते हैं, और अगर आप लोएस्ट आते हैं उसमें तो आपको काम मिल जाएगा। और इस तरह के अगर आपने 50-50 लाख के 4-5 काम ले लिए तो आपके धीरे धीरे आपके क्रेडेंशियल बनने शुरू हो जाएंगे, एंड देन यू कैन फर्दर गो फॉर द हायर कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर के बारे में भी विवेक ने बताया। उसमें इस तरह से है कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं बन पा रही है किसी काम को लेने की, तो आप जॉइंट वेंचर बना सकते हैं। कुछ बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं उनके साथ आप जॉइंट वेंचर बना लें। 3 लोग एक काम में जॉइंट वेंचर हो सकते हैं, हर एक की अपनी शेयर होता है उसमें, वो दैट इज ऑल्सो डिफाइंड, सो आई विल नॉट कवर इन डिटेल। सो जॉइंट वेंचर कैन बी मेड, 3 हो सकते हैं। अगर वो उस तरह का वर्क है जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग वर्क भी है, इलेक्ट्रिकल है, एसएनटी, तो उसमें 5 लोग भी हो सकते हैं जॉइंट वेंचर में। तो इस तरह की चीज़ उसमें बताई गई। नेक्स्ट, मैं बेसिकली जो टेक्निकल वाला पार्ट है यहीं ख़त्म करूँगा। आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा समाज थोड़ा सा मतलब हम लोग एट पार नहीं है दूसरे लोगों के, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये सब हमारे अंदर से हमारी सोच है कि हम क्या कर सकते हैं। सो ये जो आपके सामने एक ब्रिज दिख रहा है, दिस इज़ चेनाब ब्रिज। एक प्रोजेक्ट है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। इसमें बारामूला तक रेलवे लाइन जा रही है, कटरा से होती हुई, कटरा तक ऑलरेडी हो चुका है। और ये ब्रिज वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है, 359 मीटर हाई फ्रॉम द वाटर लेवल। नीचे आपको पानी जो दिखाई दे रहा है और ऊपर जो 2 तरफ की आर्म दिखाई दे रही हैं, दिस इज नथिंग बट स्टील आर्च। अगले अगले उसमें मैं बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये कंप्लीट हो गया है अभी कुछ महीनों पहले, ये कंप्लीट हुआ है आर्च। ये स्टील का आर्च है। इसकी जो टोटल चौड़ाई अगर देखें तो इट इज़ अबाउट 450 मीटर, ऐसा नीचे उसका बेस देखें, और हाइट पानी से 359 मीटर हाइट है। ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट रेलवे आर्च ब्रिज होगा। और आई वॉज वेरी लकी कि मुझे इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, और इसमें मैंने बहुत सहयोग दिया इसको करने में। एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारी अपनी जो कम्युनिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी से पीछे नहीं है। वी आर fully capable. It is just that कि we have to decide from inside कि yes we have to do it. ये ब्रिज जो है करीब करीब बन गया है। मोस्ट प्रॉब्ली इस 15 अगस्त को इसके ऊपर इसका और काम कंप्लीट हो गया है, तो इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 15 अगस्त में प्रधानमंत्री के भाषण में शायद इसका जिक्र होगा। तो आपको पता होगा कि ये ब्रिज हम लोगों की कम्युनिटी का भी बहुत सारा इसमें सहयोग रहा है।